नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज से नए अंदाज में, नए तेवर और नए कलेवर में हम आपके सामने खबरों की खबर रखने जा रहे हैं। हम आपके सामने बारी बारी से आज की 4 प्रमुख खबरें रखेंगे और बताएंगे ये खबरें आपके जीवन के लिए क्यों अहम है और कैसे आपका हित इनसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पहली खबर हम आपके सामने रख देते हैं और पहली खबर आपको बताएंगे ग्रंथी और पुजारी के सम्मान राशि से लेकर जुड़ी हुई है ये खबर। दिल्ली का राजनीतिक तापमान इससे क्यों बढ़ा है ये हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। जबकि दूसरी बड़ी खबर जो होगी वो भी हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे और दूसरी बड़ी स्टोरी संभल से जुड़ी हुई है, जहां बावड़ी की खुदाई जारी है और आज एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे और खुदाई में क्या कुछ मिल रहा है, इतिहास की झांकी भी हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बड़ी खबर हम आपके सामने जो रखने जा रहे हैं वो महाकुंभ से जुड़ी हुई है और ये खबर भी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। और ये खबर इसलिए आपके जीवन से अहम है क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिनों के भीतर आज 5वीं बार महाकुंभ की तैयारियां देखने और उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। वहां उन्होंने गंगा जल से आचमन किया, पूजा अर्चना की, बच्चों से मिले, उनको टॉफी बांटी और उसके बाद वे वहां पर पूरे कुंभ क्षेत्र में घूम घूम कर जायजा लेते रहे। और इसके बाद चौथी बड़ी खबर जो नए साल के जश्न से जुड़ी हुई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि वर्ष 2024 के 25 नायकों से आप कामयाबी में और इनकी कामयाबी के पीछे क्या है ये हम आपको बताएंगे और इनकी कामयाबी क्यों ज़रूरी है, इससे आप क्या सीख ले सकते हैं और इनकी कामयाबी आपके जीवन के हित से कैसी जुड़ी हुई है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहली खबर की बात करते हैं। ये खबर राजधानी से जुड़ी हुई है। वैसे तो आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था, लेकिन सियासी पारा आज काफ़ी ऊपर महसूस किया गया। आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी को चुनौती देते हुए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का श्री गणेश कर दिया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर जारी करते हुए आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठा दिए। मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास बने मंदिर पहुंचे। साथ में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थीं। पारंपरिक अंग वस्त्र ओढ़ाकर केजरीवाल का सम्मान किया गया। केजरीवाल ने पुजारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। पत्नी ने भी आगे बढ़कर आशीर्वाद दिया। हमें खुशी इस चीज़ की उन्होंने कम से कम हमें बुलाया है और हमें लोग आश्वासन दिया है। ये संसार अनंत है, इसका कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। कितना भी मिल जाए वो अपूर्ण है। पूर्ण केवल भगवान है, उनका नाम लें वो पूर्ण है। पैसों से पूर्ति नहीं होती है। वो जो काम करते हैं और जो उन्होंने वायदा किया है वो जरूर पूरा करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी जो ये भगवान इनको ऊपर के लिए जो वाहिगुरु के ऊपर चढ़ती कला बख्शे और ये मतलब सेवा करें और अरदासें सुने और इनके लिए हम तो यही अरदास करेंगे भगवान इनको हमेशा के लिए चढ़ती। पहले केजरीवाल इस योजना की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करने वाले थे, लेकिन कुछ पुजारी पहले ही मंदिर पहुंचकर केजरीवाल की इस योजना का विरोध करने लगे। केजरीवाल केवल और केवल झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं देगा। दिल्ली में उसको ये भी नहीं पता है कितने मंदिर हैं और मंदिर का आपको पता है विधवाओं को, महिलाओं को पेंशन नहीं दे पाया, वो कहाँ से देगा। हम लोग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तब केजरीवाल ने 1 रुपया नहीं दिया। वो केवल चुनावी लॉलीपॉप है। देखो जी, इनकी योजना खोखली है, सबको ये धोखा देते हैं। पूरी दिल्ली को इन्होंने ठग रखा है और एक अपराधी आदमी है ये, कब जेल चला जाए सबको धोखा देता आया है ये और देता रहेगा इसी तरह। इसके बहकावे में जो आए वो बेवकूफपना है उसका। इसके बाद केजरीवाल को अचानक प्लान बदलकर मरघट वाले बाबा के मंदिर जाना पड़ा। उन्होंने पुजारी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर ट्विटर पर जानकारी साझा की और आरोप लगाया कि बीजेपी इसमें अड़ंगा डालना चाहती है। पुजारियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत केजरीवाल ने की तो ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मुख्यमंत्री आतिशी ने की।
जब हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पुजारी या ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारे बुजुर्ग गुजर जाते हैं और हम उनकी चिता पर आग लगा रहे होते हैं तब पुजारी और ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। जब पुजारी और ग्रंथी जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी देख रेख सरकार करे, और इसीलिए ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं? इस बीच मनीष सिसोदिया भी किलोकरी के शिव शक्ति मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ किया। मंदिरों के पुजारियों ने आके अरविंद केजरीवाल जी की जीत के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की और बजरंगबली जी के चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभव हुआ। तो मुझे पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, विभिन्न पुजारियों की इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनावी हिंदू बता रही है। जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। पहले दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी वो पोस्टर देखिए, जो पार्टी ने अपने दफ्तर के बाहर लगवाया है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। जो आतंकवादी या जो खालिस्तानी देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके समर्थन में हमेशा खड़े होने वाला आदमी, वो सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ सनातन के दुश्मन है, वो देश की सुरक्षा के भी दुश्मन है, जिस तरह का उनका अब तक का आचरण रहा है। विशुद्ध रूप से एक चुनावी स्टंट है अरविंद केजरीवाल का। 10 साल में उन्हें कभी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मस्जिद में मौलवियों को उन्होंने ये दिया, और अब मौलवी भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी घोषणाएं की थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये जो घोषणा है, इस घोषणा का कोई आधार नहीं है। ये केवल चुनाव को दृष्टि में रख करके किया गया। यदि केजरीवाल इतने ही संजीदा थे तो जब उन्होंने मौलवियों की घोषणा करी तब भी करते ना, मंदिर के पुजारियों की घोषणा और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की घोषणा, तब तो उन्होंने नहीं करी। तो ये घोषणा वॉल है और ये गजनी है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या घोषणा की है। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर के जरिए ही पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बीजेपी को चैलेंज किया है
पोस्टर में लिखा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देकर दिखाए। हमने आपको पहले ही बताया कि आज आप वही खबरें देख रहे हैं जिनका असर नए साल में भी दिखेगा। साल के अंत में यूपी का संभल लगातार चर्चा में रहा। वहां अलग अलग जगहों पर एएसआई का सर्वे और खुदाई जारी है। इन्हीं जगहों में से एक संभल की चंदौसी, जहां अवैध कब्जे के कारण गायब हो चुकी बावड़ी की खुदाई चल रही है। एनडीटीवी की टीम आज वहां पहुंची तो कई नई जानकारियां सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। संभल से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर इस वक्त हम चंदौसी में मौजूद हैं और चंदौसी में एक ऐतिहासिक यानी 17वीं शताब्दी की जो बावड़ी है वो मिली है। हम आप देखिए कि इस वक्त एक सड़क पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए कि सड़क है, उसको बीच से तोड़ा गया है और सड़क के ऊपर एक मंजिल थी, 3 मंजिल जो बावड़ी है वो मिली है। और जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे नए ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं और स्ट्रक्चर जो बनावट है वो भी अब धीरे धीरे इसका अंदाजा लग रहा है। साल के आखिरी दिन जब एनडीटीवी की टीम चंदौसी की इस बावड़ी में पहुंची तो अंदर पूरा इतिहास मिल गया। ये वही बावड़ी है जो सड़क के नीचे दबी हुई थी। अब तक 15 फीट की खुदाई हो चुकी है और कुएं तक पहुंचने का रास्ता भी खोज लिया गया है। लेकिन जिस इतिहास के संकेत मिल रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। ये कहा जा रहा है कि ये जो बावड़ी है इसको 17वीं शताब्दी में इसको तैयार किया गया था और ये जो बिलारी रियासत पड़ती है यानी जो बिलारी की रियासत है उसके अंतर्गत ये बावड़ी थी। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं होता था, पानी का स्रोत था और उसके बाद में 3 मंजिला इस पूरे जो है वो बावड़ी को बनाया गया था। अभी हम जो जिस जगह पर खड़े हैं ये दूसरी मंजिल है और दूसरी मंजिल के ये छोटे छोटे यहाँ पर आप देखिए कि कमरे हैं, यानी यहाँ पर पानी का स्रोत था, लोग पीते थे, आराम करते थे, एक सराय की तरीके से इसको इस्तेमाल होती थी। अब ये आप देखिए कि एक नया स्ट्रक्चर, जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही हैं। हमने मौके पर स्थानीय लोगों से भी बात की। इस दौरान लोगों ने पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए बताया कि कैसे पुरानी बावड़ी को जमींदोज किया गया था। बिल्कुल, इससे पहले जब हम छोटे थे तकरीबन 10 या 11-12 साल के, तो हम इस क्षेत्र में आने में डरते थे क्योंकि इस क्षेत्र में ना कोई रोड थी, सिर्फ जंगल और बगीचे और सिंपल कच्चा रास्ता था। उस समय कभी हम आते थे तो ये तकरीबन पूरा 2 मंजिला स्ट्रक्चर था और ये तकरीबन 200 से 300 साल पुराना ढांचा है। अच्छा, ये भाई साहब मीडिया से भाई ये पहली जो आप देख रहे हैं ये पहली मंजिल है। ये लोगों ने भूमाफियाओं ने जमींदोज कर दिया और इसके बाद इसको दबा दिया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर था। ये हम पर 40 साल पुराना फोटो है। 40 साल पुराना फोटो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है फाइल में। अच्छा, और लगभग हमने लगभग खुद आकर यहाँ पर देखा है 50 साल पूर्व कि यहाँ पर बावड़ी में बच्चे नीचे उतरते थे और ये कुआं था, उससे दोनों मंजिल साफ दिखाई देती थी। अच्छा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी, बच्चे खेलते थे और यहाँ पर संभवतः जो भी इन्होंने राजा चंद्र विजय के पूर्वजों ने बनवाया था इसमें आर्मी आकर स्टे करती थी। क्योंकि पहले कोई एसी वगैरह नहीं थे, जब लोग चलते थे गर्मी में तो स्टे करने के लिए भूमिगत स्थानों का प्रयोग करते थे, जैसे बंकर भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में बावड़ी बनी हुई है तो यहाँ पर स्टे किया करते थे। बाद में जगह जब वो सेना नहीं आई, जब इनका बट गया कि वो बदायूं और मुरादाबाद, ये दोनों जंक्शन है, मिड पॉइंट है चंदौसी में। तो चंदौसी तो एक कस्बा था यहाँ पर, तो चंदौसी कस्बा था, उस कस्बे में ये लोग यहाँ पर रुकते थे। फिर बाद में नर्तकी को दे दी गई, जिसका पत्थर लगा हुआ है नर्तकी का, ये सुरेंद्र वाला का पत्थर भी लगा हुआ है। ये सुरेंद्र वाला का ये पत्थर जमींदोज कर दिया इन्होंने, जितने भी भूमाफिया थे हटा दिया गया। ये हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये जिस जगह पर हम पहुंचे हैं अब, ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कुआं
जो है, जो पानी का स्रोत हुआ करता था, वो यहाँ पर मौजूद है। अब इसके नीचे और खुदाई हो रही है। जैसे जैसे बावड़ी की खुदाई हो रही है, हैरान करने वाली चीजें मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर इसके निर्माण में जिन ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, वो अपने आप में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जमाने बाद भी अंदर का स्ट्रक्चर इतना मजबूत क्यों है। ये जो आप मेहराबदार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। और मोटी दीवार के अलावा इसमें जो लाखौरी ईंटें हैं, जो पत्थर है, उसका इस्तेमाल हुआ है। ये जो लाखौरी ईंटें होती हैं वो पतली ईंटें होती हैं। यानी ये आप देखिए जिस तरीके से ये ईंटें, पतली पतली ईंटें जो लगाई गई हैं, इससे लग रहा है कि ये 18वीं और 17वीं शताब्दी में इस तरीके के ईंटों का प्रचलन था, जिसकी जो मोटाई है, ये आप देखिए कि ये पतली होती थी और लंबी होती थी। तो ये देखिए, ये सारी यहाँ पर स्ट्रक्चर है। संभल के कुछ स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉट में बावड़ी होने का दावा किया था, जिसके बाद डीएम के आदेश पर खुदाई शुरू की गई तो बावड़ी के दर्शन हुए। बावड़ी से थोड़ी ही दूरी पर हमें एक मंदिर भी मिला। माना जाता है कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, यानी कल्कि अवतार, वो संभल में हुआ था। और यही वजह है कि धार्मिक मान्यता संभल की बहुत ज़्यादा है और एक के बाद एक जो प्राचीन धार्मिक पौराणिक स्थल हैं वो लगातार मिल रहे हैं। अब ये आप देखिए मनोकामना मंदिर, आप देखिए कितना विशाल इसका प्रांगण है। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये राधा कुंड इसको कहा जा रहा है। और 1884 यानी 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है इसको बने हुए। तब से ये ऐसे ही उजाड़ खंडहर बनता जा रहा है। और इसकी भी अब स्थानीय लोगों ने ये मांग की है कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया जाए। एएसआई की टीम खुदाई में मिल रही संरचना के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जांच कर रही है। इस बीच हमने संभल के इतिहास को करीब से समझने वाले लोगों से भी बात की। 6वीं 7वीं शताब्दी की कलाकृतियां हैं सारी, और ये अपने आप में ये बताने में सक्षम है कि काल कैसा रहा होगा। इनकी खूबसूरती देखिए, इनका विषय वैभिन्न देखिए। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो संभल से मिली है। ये जी भगवान विष्णु, जी जी जी, कि कल्कि अवतार के लिए ये जाना जाता है कि संभल में होगा। जी 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 जी। इतिहास की जानकारी से जागरूकता बढ़ेगी और जागरूकता बेहतर सिस्टम में मददगार होगी। प्रशासन भी ये मानता है कि इन धरोहरों के संरक्षण में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। चंदौसी से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो रवीश शुक्ला की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपके सामने रवीश शुक्ला के जरिए रखते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। कल से जो नया साल शुरू हो रहा है, उसके पहले महीने में महाकुंभ की भी शुरुआत होने जा रही है। 13 जनवरी से आरंभ हो रहे महाकुंभ का जायजा लेने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर एक बार प्रयागराज पहुंचे। योगी ने विस्तार से महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिन के अंदर 5वीं बार महाकुंभ का जायजा लेने पहुंचे। इसी सिलसिले में योगी संगम के नोज घाट पहुंचे। वहां योगी ने मां गंगा को प्रणाम किया, फिर गंगा जल का आगमन कर घाटों पर साफ सफाई का जायजा लिया।
इस दौरान जब मुख्यमंत्री मछलियों और चिड़ियों को चारा दे रहे थे, तब पास ही श्रमिकों के बच्चे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने करीब बुलाया, बच्चों से नाम पूछा, फिर बच्चों को टॉफी दी। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। इसके बाद वो बड़े हनुमान जी मंदिर गए, जहां दर्शन के बाद वो मंदिर में करीब 5 मिनट तक रुके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने ICCC सभागार में अफसरों के साथ बैठक कर महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। 2 अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये 26 फरवरी तक चलेगा। योगी ने खुद कुंभ के दौरान होने वाले पवित्र स्नान की जानकारी दी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। इससे पहले सीएम योगी प्रयागराज से सटे नैनी में थे, जहां उन्होंने बटन दबाकर बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत की और 6 लेन के ब्रिज का लोकार्पण भी किया। हम आपको महाकुंभ की विस्तार से जानकारी रख देते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जानकारी दी थी कि महाकुंभ के दौरान किस तारीख को कौन सा स्नान संपन्न होगा। आपकी सुविधा के लिए हम ये जानकारी फिर से आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि आप अपने इस महाकुंभ के दौरान अपनी पूरी योजना को योजनाबद्ध तरीके से, यात्रा को, स्नान को, शाही स्नान को और सभी पर्व स्नान को अपनी सहूलियत और अपने समय के हिसाब से प्लान के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहले जो स्नान होगा वो 13 तारीख को महाकुंभ की शुरुआत होगी और 13 तारीख को जब महाकुंभ की शुरुआत होगी तो पहला स्नान भी 13 जनवरी को ही होगा, पौष पूर्णिमा का स्नान। महाकुंभ के दौरान कुल मिलाकर जो है महाकुंभ के दौरान कुल मिलाकर 6 पवित्र स्नान होने हैं और इस स्नानों की जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने आपके सामने रख दी है। पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का, इसी दिन से महाकुंभ की शुरुआत होगी और इसी दिन से तमाम जो शाही अखाड़े हैं वो शाही सवारी लेते हुए सीधे महाकुंभ में पहुंचेंगे और उस पवित्र संगम पे स्नान करेंगे और उसके बाद फिर आम लोगों के लिए भी स्नान खोल दिए जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा। इस दिन का बेहद
बहुत खास महत्व है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यूं भी सालों में स्नान करके सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है और महाकुंभ में तो इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन भी जो अखाड़े हैं तमाम देश भर के साधु संतों के, वो सबसे पहले स्नान करेंगे और फिर संगम तट पर उन साधु संतों के गुजरने के बाद, शाही स्नान की यात्राओं को गुजरने के बाद आम लोगों के लिए संगम तट को खोला जाएगा। तीसरा जो स्नान होगा वो 29 जनवरी को होगा, मौनी अमावस्या का। और मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो भारतीय पुराणों में, भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में इसका भी खास महत्व है। सुबह सूर्योदय से पहले मौनी अमावस्या का स्नान होता है और ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के स्नान से पहले आपको अपने मुंह से कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं करना है, बल्कि मौन रहते हुए ही स्नान करना है। और महाकुंभ का ये तीसरा बड़ा शाही स्नान होगा और इस दिन भी तमाम जो अखाड़े हैं वो अपनी शाही सवारी के साथ पहुंचेंगे और शाही स्नान का आनंद लेंगे। 3 फरवरी को चौथा स्नान होगा और बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को चौथा स्नान होगा। और इस दिन माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद बसंत पंचमी वो दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ेगी और संगम तट पर ये माना जा रहा है कि इस दिन करोड़ों लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम तट पर, जो कि खास जिला बनाया गया है, कुंभ महाकुंभ क्षेत्र नया जिला घोषित किया गया है, उस दिन सबसे ज़्यादा प्रशासन को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ेगी। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, ये जो स्नान है इसका भी खास महत्व है। 6 स्नानों में माघी पूर्णिमा के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि ये जो है ये स्नान भी शाही अखाड़ों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले शाही अखाड़े जो है निकलते हैं शाही सवारी के साथ और स्नान करते हैं और उसके बाद फिर पहुंचते हैं वे अपने अखाड़ों में और वहां पर जाके पूजा अर्चना करते हैं। आखिरी स्नान होगा 26 फरवरी को इस महाकुंभ का, महाशिवरात्रि का। और ये माना जाता है कि इसके बाद जो है जो महाकुंभ है वो संपन्न हो जाता है और तमाम जो साधु संत कल्पवास के लिए जो वहाँ पहुँचे होते हैं, तमाम आम लोग वो इस महाशिवरात्रि के और छठवें स्नान के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान में भी ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर उमड़ने वाले हैं। इस दौरान जो कल्पवास करने के लिए प्रयागराज में पहुँचते हैं लोग, जो कि महाकुंभ के क्षेत्र में नंगे पांव रहते हैं, वहाँ पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो 1 महीने का कल्पवास होता है उसका जो आखिरी दिन होता है वो महाशिवरात्रि पर ही होता है। आप भले ही इसको किसी भी दिन शुरू करें, लेकिन लोगों की कोशिश होती है कि महाशिवरात्रि यानी कि महाकुंभ के अंतिम स्नान के बाद ही वहाँ से कल्पवास संपन्न करके निकलें। तो ये हमने आपकी जानकारी आपके सामने साझा की ताकि आप जब भी प्रयाग नगरी या प्रयागराज में जाना चाहें संगम नगरी में स्नान के लिए, तो इन 6 स्नानों का ध्यान रखते हुए अपनी योजना को योजनाबद्ध तरीके से लागू कर सकें। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबरों की खबर में अगली खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में मंदिर या आस्था से जुड़े हुए दूसरे स्थल सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद में भी ऐसे ही एक मंदिर का पता चला है जिसकी साफ सफाई जरूरी अनुष्ठान के बाद उसे श्रद्धालुओं को सौंपने की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि 44 साल से ये मंदिर क्यों बंद था और अचानक जब मंदिर मिलना अलग अलग जगहों और शहरों में शुरू हो रहे हैं तो ये मंदिर भी कैसे मिला। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब मुरादाबाद में भी एक्शन शुरू हो गया। शहर के नागफनी थाना इलाके में मिले गौरी शंकर मंदिर का पता चला है जो 1980 के बाद से बंद पड़ा है। मंदिर को उसका खोया हुआ स्वरूप फिर से दिलाने की जिम्मेदारी मुरादाबाद नगर निगम ने उठा ली। बरसों से बंद पड़े इस मंदिर की सफाई, मरम्मत और रंगाई पुताई के लिए नगर निगम ने टीमें बना दी। ये मंदिर पिछले 1980 के बाद से बंद था। अभी हमने शनिवार को भी यहाँ विजिट किया था और इसकी स्थिति देखी थी। आज नगर निगम की टीम और पुलिस बल के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं और मंदिर का जो दीवारें बनी हुई थी, जो दरवाजे थे उन पे ईंटों से चिने हुए थे, वो खुलवाए हैं और उसका जो गर्भगृह है वो पूरा खाली करवाया है। उसमें मंदिर की पुरानी मूर्तियाँ, शिवलिंग और जो मूर्तियाँ खंडित हो गई थी वो भी निकली है। अभी हमने पूरा खाली करवा लिया है। हमारा प्रयास है कि इसको मूल स्वरूप में, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था, उसमें हम पुनर्स्थापित करें। मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों के बाद मंदिर में मलबा डालकर उसके दोनों दरवाजों पर दीवार खड़ी कर दी गई थी। 44 साल बाद मंदिर खुला
तो खंडित मूर्तियां भी मिल गई। कहा जा रहा है कि मंदिर की मरम्मत का फैसला इलाके के लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। अब ये चाहते हैं कि मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाए, जिससे कि वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सेवा किए जाएं। आप इससे पहले कभी गए मंदिर पर? मंदिर पे गए, वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल भी। मंदिर की खंडर पड़ा है खाली, उसके अंदर ना कोई मूर्ति है ना कुछ है, सब तोड़ रखी है उन्होंने, खंडित कर रखी है। नगर निगम मुरादाबाद से जारी प्रेस नोट के मुताबिक मंदिर को 1980 में मलबा डालकर और दोनों द्वारों को चिनाई करके बंद कर दिया गया था। मौजूदा समय में मंदिर बंद अवस्था में पाया गया। प्रेस नोट के मुताबिक मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने मंदिर के दरवाजे से चिनाई को हटाया, जिससे पता चला कि मंदिर परिसर में काफी मलबा भरा हुआ है। मलबे को 3-4 फीट हटाए जाने पर कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त पाई गई। फिलहाल बंद पड़े गौरी शंकर के मंदिर को खुलवाकर साफ सफाई करा दी गई। जरूरी अनुष्ठान के बाद मंदिर जनता को सौंप दिया जाएगा। इसे नगर निगम ने तत्काल प्रारंभ करा दिया है और हम सभी नगरवासियों को ये सूचित करना चाहते हैं कि माननीय महापौर और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में शीघ्र ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर सभी जो भी आवश्यकताएं उसमें होती हैं मंदिर के पूजा पाठ के संबंध में, उसे पूर्ण करा के इसे विधिवत पूरा अनुष्ठान करा के जनमानस को सौंप दिया जाएगा। 1980 के दंगों के बाद से मुरादाबाद का ये मंदिर बंद पड़ा था। अगस्त 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट 43 साल बाद पिछली साल योगी सरकार ने सार्वजनिक की थी।